एपिसोड 31। डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे वीके नोवस्टोरी 2.0 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। ठाकुर का विनीता को मारने की वजह और मारने का प्लान। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड आपने देखा था, विनीता जर्मनी चली गई थी। वही अक्षत उसके बारे में पता लग रहा था और उसने विनीता के असिस्टेंट चेतन को भी कॉल किया इस बारे में जानने के लिए, लेकिन उसने भी ना पता होने का बहाना बन गया और इस चीज से बच गया। और वही तो दूसरी तरफ दिल्ली में एक बड़े से बंगलों के अंदर एक आदमी अपने हाथ में सीक्रेट लिए उसके काश भर रहा था और उसकी दोनों साइड दो खूबसूरत जवान लड़कियां थी। तभी उस बुढ़े आदमी से वह कहता है कि वहां के लिए जर्मनी पहुंच गई है। तब वह आदमियों से ऑर्डर देता है कि वह चली तो गई है लेकिन जिंदा वापस नहीं आनी चाहिए। अब आगे वह दूसरा आदमी उस कमरे से बाहर चला गया था। वह आदमी सामने की ओर देखते हुए बोलता है, तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया है, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। तुमने ठाकुर खानदान के चिराग को मारा है, उसकी गलती क्या थी? वह बस तुमसे शादी करना चाहता था और तुम्हें ठाकुर परिवार की बहू बनाना चाहता था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो उसका ही खून कर दिया। तो दोस्तों, यह आदमी और कोई नहीं ठाकुर है, जिसने कि विनीता और अक्षत की सगाई वाले दिन भी अटैक किया था, लेकिन वह उसमें नाकामयाब हो गया था और उसे आज इन्फॉर्मेशन मिली है। इसीलिए वहां अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वह वहां जिंदा तो चली गई है लेकिन जिंदा वापस यहां नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद वह फिर से दारू पीने लगता है और अब वह अपने साइड में खड़ी लड़कियों को भी वहां से बाहर भेज देता है। उनके जाने के बाद उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद टपक जाती है, जो कि उसने इतने टाइम से रोक कर रखी थी। फिर वह कहता है, जिस उम्र में मेरे बेटे को मुझे करना देना चाहिए था, तुम्हारी वजह से मैंने मेरे बेटे को कंधा दिया। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? और तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझसे पंगा लेकर सही किया? मैंने कुछ टाइम के लिए अपना धंधा क्या छोड़ा, मेरा तो डर ही लोगों में खत्म हो गया। लेकिन शहर कितना ही शांत क्यों ना हो जाए, जब वह हमला करता है तो शिकार होता ही है। और यह कहने के बाद वह शून्य में देखने लगता है, जैसे कि वहां वह अपने बेटे को देखने की कोशिश कर रहा हो। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी में विनीत ने अपनी मीटिंग कंप्लीट कर दी थी और अभी वह अपने जर्मनी वाले ऑफिस में बैठी हुई थी। तभी वहां का सुपरवाइजर वहां आता है और विनीता के सामने अपना सर झुकाकर बोलता है, माम एवरीथिंग इज फाइन, वी चेक्ड एवरीथिंग, यू कैन गो ओवर देयर, एवरीथिंग इज सेफ। और उसकी बात सुनकर विनीता बस अपना सर हिला देती है और वहां से उठकर जाने लगती है और वह सुपरवाइजर भी अपने काम के लिए वहां से निकल जाता है। वही विनीता ऑफिस से बाहर निकालकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और इस वक्त की गाड़ी के आगे पीछे उसके बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां चल रही थी। जब वह लोग वहां से निकल जाते हैं, कुछ ही देर में विनीता का फोन वाइब्रेट करता है और वह अपना फोन उठाकर देखती है तो और किसी का नहीं, चेतन का होता है। जो देखकर वह जल्दी से फोन पिक करती है और कान में लगाकर हेलो बोलती है, जो सुनकर दूसरी साइड से आवाज आती है, बॉस अपने अक्षत माहेश्वरी से झूठ क्यों बोला कि आप जा रही हो? वह मुझे कॉल कर पूछ रहा है कि आप कहाँ हो, क्योंकि मैं उसने आपके बारे में पता लगाया लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल। अब वह मुझे बार बार कॉल करके पूछ रहा है कि आप कहाँ हो। और जैसे ही विनीता ये बात सुनती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वह बोली उसे बताने की भी जरूरत नहीं है और बाकी सब कैसा चल रहा है। जो सुनकर चेतन बोलता है, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन मुझे पता चला है कि ठाकुर को आपके जर्मनी जाने के बारे में पता लग चुका है और उसने आपको मारने के लिए अपने आदमियों को यहां से भेज दिया है, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है कि वह प्लान क्या कर रहे हैं। मैंने अपने सारे आदमियों को उनके पीछे लगा दिया है, कुछ टाइम में पता चल जाएगा, तब तक आप अपना ध्यान रखना। और यह बोलकर वह चुप हो जाता है। वहीं दूसरी साइड से विनीता कुछ नहीं बोलती है और कुछ देर सोच के बोलती है, ओके, और दोनों फैमिली पर भी प्रोटेक्शन बराबर रखना, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है कि कब कहाँ अटैक कर दें। जो सुनकर चेतन ओके बॉस बोल देता है और फिर कॉल कट कर अपने काम करने लगता है। वही गाड़ी में बैठी विनीता कुछ सोचने लगती है। तभी वह अपने सामने वाली सीट पर देखी है, जहां ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट पर विवेक बैठा था। वहां उसे देखते हुए पूछती है, विवेक, उस आदमी के बारे में पता चला जो मेरी इन्फॉर्मेशन निकल रहा था? वही उसकी यह बात सुनकर विवेक पीछे मुड़कर उसे देखता है और अपना सर झुकाते हुए नामे सर हिला देता है, जो देखकर विनीता गहरी सांस लेती है और फिर सामने की ओर देखने लगती है। तभी विवेक अपने लैपटॉप को देखते हुए बोलता है, ये कौन है? आपके बारे में क्यों इन्फॉर्मेशन निकल रहा है? ये तो मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन इतना जरूर पता चल चुका है कि यह कोई पुराना खिलाड़ी है और इसे इस दुनिया के बारे में सारी खबर है। ऐसा लगता है ये दुनिया से कुछ ज्यादा ही जुड़ा हुआ है और उसे इस दुनिया के बारे में सब पता है, जैसे कि ये दुनिया उसकी परछाई हो।
विवेक की यह बात सुनकर वह कुछ भी नहीं बोलता है और अपनी आंखें बंद कर गाड़ी की सीट से अपना सर टिका लेती है। वही उसे ऐसा करते देखा विवेक भी चुप हो जाता है और अपने लैपटॉप में कुछ करने लगता है। वही उस अंधेरे कमरे में वह सिल्वर राइस वाला आदमी सामने देखते हुए बोलता है, इतनी जल्दी तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, बस एक बार मुझे ये पक्का हो जाएगी तुम वही हो जो मैं सोच रहा हूं तो फिर सामने फेस टू फेस मुलाकात होगी। और यह बोलने के बाद वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक गहरी सांस लेकर कुछ गुनगुनाने लगता है। वही उस कमरे के बाहर पर खड़ा उसका असिस्टेंट उसको ऐसे गुनगुनाते हुए देखकर अपना पसीना पूछने लगता है। पसीना पूछते हुए ही विश्वास अपने मन में बोलता है, आखिर इस आदमी को उस चाहिए क्या, क्यों उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहता है। इसने तो कसम खाई थी कि यह कभी उसे दुनिया की तरफ दोबारा नहीं देखेगा, तो अब उसे दुनिया के लोगों के बारे में क्यों पता लग रहा है। और यह कहते हुए वहां गहरी सांस ले लेता है। उसके बाद अपने दाहिने हाथ को ऊपर करता है और अपनी शर्ट को ऊपर कर अपने दाहिने हाथ में एक निशान को देखने लगता है जिसम की एक ईगल बना हुआ था और उसे ईगल की गर्दन पर एक तीर घुसा हुआ था। और विश्वास उस निशान को देखते हुए बोलता है, कहीं हमें उस दुनिया में वापस कदम न रखने पड़े। क्या यह उस दुनिया में वापस जाने का कोई इशारा है? अगर यह आदमी फिर उस दुनिया में चला गया तो क्या तहलका आएगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता। और यह कहते समय उसकी नज़र एक पल के लिए भी उसे निशान से नहीं आती थी और वह अपने दूसरी हाथ की उंगली से उसे निशान को सहलाने लगता है। एपिसोड 32 सुसाइड कर लूंगा, मेरी बीवी मुझ पर अत्याचार करती है। अब आगे विवेक की यह बात सुनकर कि उस आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है, विनीता कुछ सोचते हुए विवेक से पूछती है, अगर हम उस आदमी को मेरी इन्फॉर्मेशन दे तो वही उसकी यह बात सुनकर विवेक शॉक हो जाता है और विनीता को देखने लगता है और उसे देखते हुए भी बोलता है, बॉस आप ये कैसी बात कर रहे हैं, इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। हमें ये भी नहीं पता है कि वह आदमी आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल क्यों रहा है। लेकिन विवेक की बात सुनकर विनीता उसे देखती हैं और उसकी चिंता तुम मत करो, थोड़ा हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करो। और विनीता की यह बात सुनकर विवेक उसे देखने लगता है और फिर उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ जाती है और उसके बाद वह विनीता के रूम से निकाल कर चला जाता है। वहीं विनीता भी अपना फ़ोन निकाल कर कुछ देखने लगती है और कुछ ही देर में उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट देखने को मिलती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। वहीं जब वह अपना दूसरा फ़ोन उठा कर देती है तो उसमें अक्षत की काफ़ी सारी मिस कॉल होती है और वह देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है। मिस कॉल के साथ साथ काफ़ी सारे मैसेज और वॉइस नोट भी थे। उसके बाद वह अपने सर को हिला देती है और उस पर ज़्यादा ध्यान दिए बगैर इस साइड में रखकर अपने बाकी के कामों के बारे में सोचने लगती है। लेकिन अब इतने सारे मैसेज को देखने के बाद बार बार विनीता के ख्याल में वही मैसेज आ रहे थे जी, जैसे वह खुद को रोक नहीं पाती है और अक्षत के मैसेजों को फिर से पढ़ने लगती है। जैसे ही विनीता ने उसका पहला मैसेज पढ़ तो उसकी आंखें छोटी हो गई। उसमें लिखा हुआ था, बीवी तुम कहाँ गई हो, मुझे सच सच बताओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे हिम्मत कैसे होगी, तुमने अपने पति से झूठ बोला, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। अगर तुमने मुझे कॉल नहीं किया ना मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगा। और यह कहकर उसने काफ़ी सारे गुस्से वाले इमोजी भेजे थे। उसका ऐसी बचकानी बात को पढ़कर विनीता को हंसी भी आ रही थी, अजीब भी लग रहा था और अक्षत पर गुस्सा भी आ रहा था कि वह ऐसे बचकानी मैसेज लिख कैसे सकता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जब वह नीचे नीचे के मैसेज पढ़ना शुरू करती है तो उसकी आंखें तो शौक में बड़ी ही हो जाती है और उसे अक्षत पर गुस्सा भी आ रहा था और वह बोलती है, यह आदमी इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। और यही बोलकर वह उसके भेज सारे मैसेजों को पढ़ने लगती है। तभी उसे एक मैसेज दिखता है जिस पर लिखा हुआ था, बीवी कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही हो, तुमने कहीं बॉयफ्रेंड तो नहीं बनाया हुआ है ना। अगर तुमने मुझे धोखा देने का सोचा ना तो मैं उस आदमी का खून कर दूंगा और उसके कपड़े उतार कर उसे पूरा मुंबई और दिल्ली घुमाऊंगा सड़कों पर और मैं उस आदमी का सर फोड़ दूंगा। ये मैसेज पढ़कर तो विनीता की आंखें छोटी हो जाती हैं और वह खुद को रोक नहीं पाती और उस मैसेज का रिप्लाई करते हुए बोलती है, बेवकूफ़ आदमी, पागल तो नहीं हो गए हो, क्या बकवास किए जा रहे हो। अब क्या मैं कहीं अपनी मर्जी से जा भी नहीं सकती हूँ। मैं पहले भी बोला हुआ है अपने काम से काम रखो और ज़्यादा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी दिमाग की कमी है, कहीं सोच सोच कर बचा हुआ दिमाग भी चला ना जाए। और यह रिप्लाई करने के बाद वह फिर से मैसेज पढ़ने लगती है। तभी 2 मैसेज छोड़कर फिर से एक मैसेज ऐसा आता है जिसे देखकर तो वह हैरान ही रह जाती है और खुद से ही बोलती है, यह आदमी सच में पागल तो नहीं है, इसको इतनी बड़ी कंपनी का CEO किसने बना दिया। उसे मैसेज में लिखा हुआ था, अगर तुमने मुझे 10 मिनट में रिप्लाई नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा और सुसाइड नोट में तुम्हारा नाम लिखते हुए बोलूंगा कि मैं अपनी बीवी की वजह से सुसाइड कर रहा हूं। मेरी बीवी मुझ पर बहुत जुल्म करती है और हमेशा मुझे परेशान करती है। और यह मैसेज पढ़कर तो विनीता को गुस्सा में काफ़ी आता है कि आखिर यह इंसान इतना बचकाना कैसे हो सकता है। एपिसोड 33 मैं तुमसे डिवोर्स लूंगी, विनीता पर हमला। अब आगे उस मैसेज को पढ़ने के बाद विनीता खुद को रोक नहीं पाती है और जल्दी से अक्षत को कॉल करने लगती है। इस वक्त उसका ध्यान इस बात पर भी नहीं गया कि अगर उसने कॉल किया तो अक्षत को उसकी लोकेशन पता चल जाएगी।
और जैसे ही एक रिंग गई दूसरी साइड से अक्षत ने कॉल उठा दिया, जो देखकर विनीता शॉक हो जाती है और वह बिना कुछ सोच समझे सीधे बोलती है, क्या तुमने फ़ोन मेरा कॉल आने के इंतजार में हाथ में ही पड़ा है। लेकिन उसे अपने इस सवाल का जवाब नहीं मिलता है, बल्कि दूसरी साइड से 100 सवाल जो उसे सुनाई देते हैं। बीवी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम कहाँ हो? तुम क्या कर रही हो? तुम किसके साथ हो? क्या तुमने दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है? तुम मुझे धोखा दे रही हो। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हड़प लूंगा अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो। मैं तुम्हारी दादी को भी तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती हो। मुझे बताओ तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है। तुम इतने दिन से मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? अक्षत के इतने सारे सवाल एक साथ सुनकर विनीता इरिटेट हो जाती है और गुस्से में बोलती है, तुम चुप करोगे? जब तुम मुझे बोलने दोगे तभी तो मैं बताऊंगी ना, तब से खुद ही बोले जा रहे हो। जरा चुप हो जाओ, मेरी बात तो सुन लो, एक गहरी सांस लो। और तुम जैसे बेवकूफ़ आदमी को सीईओ किसने बनाया है, मुझे सब जानना है। वही विनीता की ऐसी फटकार सुनकर अक्षत चुप हो जाता है, जो महसूस कर विनीता अपनी आंखें बंद करती है और खुद के गुस्से और इरिटेशन को शांत करने लगती है। उसके बाद बोलती है, मैं जहां भी हूं कुछ दिनों में घर आ जाऊंगी। कोई बखेड़ा खड़ा मत करो। तुम मेरे इतने भी क्लोज नहीं हो कि तुम मेरे बिना रह ही नहीं सकते। और अब से मुझे कॉल या मैसेज मत करना। अगर तुमने मुझे आप कॉल या मैसेज किया तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। जैसे ही अक्षत ये सुनता है तो वह शॉक रह जाता है और दूसरी साइड से बोल ही रहा था कि विनीता कॉल कट कर देती है। वही फोन के दूसरे साइड बेचारा अक्षत, हेलो हेलो बीवी, बीवी तुम मेरा कॉल नहीं काट सकती बीवी। और यह कहते हुए वह अपने फोन को जोर से जमीन में पटक देता है और बोलता है, बीवी तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। वही विनीता जहां पर थी कॉल कट करने के बाद जैसे ही उसे जगह से हटती है वहां पर एक गोली जाकर लगती है। और जैसे ही विनीता का ड्राइवर और विनीता ये देखते हैं तो समझ जाते हैं उन पर हमला हो चुका है। वही विनीता अक्षत से बात करते हुए आगे की तरफ झुकी हुई थी, जिसे निशाना लगाने वाले को साइड से निशाना लगाने के लिए परफेक्ट एंगल मिल चुका था। लेकिन कॉल कट होते ही विनीता पीछे सीट से टिक गई, जिस गोली मिस हो गई है। लेकिन विनीता इसीलिए गहरी सांस लेती है कि उसने सही टाइम पर कॉल काटा, वरना एक और बवाल हो जाता। उसके बाद वह अपने ड्राइवर को कुछ इशारा करती है और अपने फ़ोन से एक मैसेज टाइप करती है। उसके बाद उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ जाती है, जो कि सामने बैठा ड्राइवर भी देख रहा था। और वह मुस्कुराहट देखकर वह ड्राइवर अपने ही मन में बोलता है, शैतान को जगा दिया, इन्हें भी सच में अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। जल्लाद इतने टाइम से शांत बैठा हुआ था, अब जाग गया है, पता नहीं कितनों की बलि लगी। और फिर वो जल्दी से कर ड्राइव करने लगता है। वही विनीता के चेहरे पर तो बस एक शातिर मुस्कुराहट थी, जैसे कि यह सब उसके प्लान का ही हिस्सा हो। लेकिन तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है। जैसे ही उस मैसेज को पढ़ती है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा भी क्या मैसेज था जिससे विनीता की एक्सप्रेशन ही चेंज हो गए? और क्या ये हमला करने वाले ठाकुर के ही लोग हैं या फिर ये कोई? एपिसोड 34, विनीता का 2 आदमियों को टॉर्चर करना और विनीता की कोई नई दुश्मन। अब आगे। विनीता का ड्राइवर काफ़ी तेज गाड़ी चला रहा था। वही विनीता अपने फ़ोन पर देखते हुए कुछ कर रही थी, तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है। और जैसे ही बहुत नोटिफिकेशन को खोलकर पढ़ती है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन हद से ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। और वह अपने ड्राइवर को देखते हुए बोलती है, बेस में चलो। और जैसे ही वह इतना बोलती है तो वह ड्राइवर बस अपना सर हिलता है और जल्दी से गाड़ी के डायरेक्शन चेंज कर 200 की स्पीड से अपनी गाड़ी को भगा देता है। वहीं उनका पीछा कर रही गाड़ियां पीछे छूट चुकी थी, क्योंकि विनीता के ड्राइवर ने उसे अच्छे से चकमा दिया था। कुछ ही देर में वह एक घर के सामने पहुंचते हैं, जो कि देखने से काफ़ी नॉर्मल लग रहा था। उसे घर के सामने ड्राइवर गाड़ी रोकता है और फिर वह दोनों ही गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उस नॉर्मल से दिखने वाले घर के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही वह लोग घर के अंदर जाते हैं तो वह ड्राइवर एक नज़र अच्छे से बाहर घूमता है और जल्दी से उस घर के दरवाजे को बंद कर देता है। उसके बाद वह दोनों घर के अंदर को जाने लगते हैं। अंदर जाने के कुछ देर आगे चलने के बाद एक दरवाज़ा नजर आता है। विनीता उस दरवाजे को खोलती है और उस दरवाजे के अंदर चली जाती है और उसका ड्राइवर भी उसके पीछे ही आ रहा था। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखती है तो हम वहां बहुत सारी सीढ़ियां देखते हैं, जो कि नीचे ग्राउंड की तरफ जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि अंडरग्राउंड में भी कोई कमरा बना हुआ हो। उसके बाद वह दोनों ही धीरे धीरे कर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। 5 मिनट बाद वह दोनों ही सीढ़ियों से उतर जाते हैं और इस वक्त वह एक अंधेरे कमरे में खड़े थे। उसके बाद विनीता अपने हाथ में पहने घड़ी पर कुछ प्रेस करती है, जिससे उस कमरे की लाइट जल जाती है और तब हमें 2 आदमी वहां राशन से बने हुए दिखते हैं और काफ़ी सारे बॉडीगार्ड वहां चारों तरफ खड़े थे, जो कि अंधेरे की वजह से नज़र नहीं आ रही थी। और उन सभी बॉडीगार्ड में ब्लैक कलर के प्रोडक्शन ग्लासेस पहने हुए थे, जिससे कि वह सभी अंधेरे में भी देख सकते थे। उसके बाद विनीता जाकर उन दोनों आदमियों के सामने चेयर पर एक पैर के ऊपर दूसरा पर चढ़कर बैठ जाती है और अपनी डरावनी नज़रों से उन्हें घूरने लगती है। वही आदमियों की तो पहले से ही बुरी हालत थी।
शायद विनीता के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें काफी ज्यादा मारा पीटा था, जिस वजह से उनके पूरे शरीर में काफी सारी चोटों के निशान थे और कहीं कहीं पर से तो अभी भी खून आ रहा था। लेकिन विनीता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह उसके उसे पर जिस पर की गोली लगी हुई थी अपने जूते रखकर जोर से उसके पैर को दबा देता है, जिससे वह काफी जोर से चिल्लाता है। तब विनीता उसके थोड़ा करीब जाती है और बोलती है, देखो मुझे सच बता दो और फ्री हो जाओ, फिर तुम्हें कोई भी टॉर्चर नहीं करेगा। लेकिन वह दोनों आदमी अभी भी कुछ नहीं बोलते, जो देखकर विनीता अपने बॉडीगार्डों को इशारा करती है। तो दो बॉडीगार्ड आकर उन्हें बुरी तरीके से मारने लगते हैं और कुछ ही देर पर उसे कमरे में हर जगह से खून की महक आ रही थी, क्योंकि विनीता के बॉडीगार्ड के मरने की वजह से उन दोनों आदमियों के शरीर से खून पानी की तरह बह रहा था। तभी विनीता गन पड़कर उन दोनों को बंदूक की गोली से मार देने वाली थी। तभी दोनों में से एक आदमी बोलता है, मैं बताता हूँ, रुको मैं बताता हूँ, और यह कहते हुए वहां गहरी गहरी सांस लेने लगता है। क्योंकि बॉडीगार्ड के मारने की वजह से उनकी हालत बदतर हो चुकी थी, उनसे सांस भी ढंग से नहीं ले जा रही थी। तभी विनीता अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट लिए बोलती है, तुम्हें ठाकुर ने भेजा है। जिस पर वह दोनों आदमी बोलते हैं, कौन ठाकुर? हम किसी ठाकुर को नहीं जानते हैं, हमें तो यहाँ किसी औरत ने भेजा था तुम्हें मरवाने के लिए। और जैसे ही विनीता ये सुनती है उसके माथा सिकुड़ जाता है और वह बोलती है, कौन औरत? मुझे उसका नाम जानना है। जिस पर वह दोनों आदमी बोलते हैं, हमें नहीं पता उसका नाम, उसने हमारे बॉस से बात करी थी और हमारे बॉस ने हमें यहाँ भेज दिया, उन्होंने बस तुम्हारी एक फ़ोटो दी थी और लोकेशन बताई थी, बाकी हमें और कुछ नहीं पता। उसके बाद विनीता कुछ नहीं बोलती और उन दोनों को ऑब्जर्व करने लगती है। तभी कुछ सोचकर वहाँ बोलती है, तुम्हारे बॉस का क्या नाम है? जिस पर वह दोनों डर से उसे देखने लगते हैं और बोलते हैं, हम आपको नहीं बता सकते, अगर बॉस को पता चला तो हमें जान से मार देगा। जैसे ही विनीता ये सुनती है उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कुराहट आ जाती है और वह बोलती है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारे बॉस का पता तो लगा ही लूंगी, लेकिन साथ में तुम दोनों को भी जान से मार दूंगी और मेरे मारने का तरीका तुम्हारे बॉस से बहुत अच्छा होगा। और उसकी ऐसी डरावनी बात सुनकर वह दोनों घबरा जाते हैं। एपिसोड 35। अक्षत ने किया है पूरे माहेश्वरी परिवार के लोगों को परेशान। कौन है वह औरत? अब आगे। जैसे ही विनीता ये सुनती है उसे मारने के लिए किसी औरत ने भेजा है तो उसकी बोहे सिकुड़ जाती है और वह उन आदमियों को अपनी तेज नजरों से देखने लगती है, जिससे वह आदमी एक बार फिर घबरा जाते हैं। तभी दूसरा आदमी भी बोलता है, ये सच बोल रहा है, यही बात है और हमें नहीं पता कि वह औरत कौन है, वह हमारे बॉस को शायद पता होगा। हम आपको हमारे बॉस का पता दे देंगे, लेकिन प्लीज आप उन्हें मत बताना वरना वह हमें जान से मार देंगे। और यह कहते हुए वह दोनों आदमी अपने हाथ जोड़ लेते हैं। जिस पर विनीता एक डरावनी मुस्कुराहट देती है और बोलती है, उसके चिंता तुम मत करो। तब वह आदमी अपने बॉस का पता उन्हें बता देते हैं। उसके बाद विनीता के बॉडीगार्ड्स उन दोनों आदमियों को जान से मार देते हैं। जैसे ही उनकी जान निकलती है तो विनीता उनकी डेड बॉडी को देखते हुए बोलती है, मैंने कहा था सच बता दो तुम फ्री हो जाओगे। देखो मैंने तुम्हें फ्री कर दिया, अब मैं क्या कोई भी तुम्हें टॉर्चर नहीं करेगा। और यह कहते हुए वह अपने गर्दन को टेढ़ी करती है और एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, अब सीधे जहन्नुम में मुलाकात होगी। उसके बाद वह कुर्सी से उठती है और उस बेसमेंट से बाहर को निकलने लगती है। उसके साथ उस कमरे में जितने भी बॉडीगार्ड थे वह भी वहां से बाहर निकलने लगते हैं। उससे बाद दिखाया जाता है जहां पर विनीता एक गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी और उसके आगे पीछे उसकी बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां चल रही थी। तभी विनीता विवेक को देखते हुए पूछती है, पता चला कि वह औरत कौन है? जिस पर विवेक अपना सर नामे है हिलता है और बोलता है, उसे आदमी को पकड़ लिया है, बस कुछ देर और फिर वह बात ही देगा। उसकी बात सुनकर विनीता बस अपना सर हमें हिलती है और फिर कुछ सोचते हुए पूछता है, क्या तुमने उस आदमी तक मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई? जिस पर विवेक उसे देखने लगता है और बोलता है, मैंने कई ऐसे रास्ते खोल दिए हैं जहां से उन्हें आपके इन्फॉर्मेशन अब धीरे धीरे मिल सकती है, ताकि उन्हें ये शक ना हो कि हम ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। जिस पर विनीता सिर्फ अपना सर हिला देती है और उसके बाद अपने फ़ोन को देखने लगती है, जहां पर फिर से अक्षत के ढेर सारे मैसेज और वीडियो कॉल फॉर नॉर्मल कॉल्स आई हुई थी, जो देखकर तो वह परेशान हो जाती है, लेकिन फिर उसे चीज़ को इग्नोर कर विवेक के हाथ में लैपटॉप स्क्रीन पर ध्यान देने लगती है। इंडिया में माहेश्वरी परिवार के सारे लोग परेशान हो चुके थे, क्योंकि अक्षत ने उन सभी को परेशान कर रखा हुआ था। अक्षत बार बार दादी को टोंट मार रहा था और बोल रहा था कि यह सब उनकी वजह से हो रहा है, उनकी वजह से ही उनकी बीवी उन्हें छोड़कर गई है। अगर दादी उसकी बात नहीं मानती तो अक्षत आज विनीता के साथ होता। और वह ये भी बोलता है कि वह उसके कॉल तक नहीं उठा रही है और उसके मैसेज को भी इग्नोर कर रही है। मैंने उसे अभी तक कितने बार कॉल और मैसेज किया है, लेकिन उसने एक बार भी मेरे कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है। मुझे तो ऐसा लगता है उसने वहां कोई और ढूंढ दिया है। और यह कहते हुए वह रोने का ड्रामा करने लगता है, जो देखकर तो घर वाले ना समझी से उसे देखने लगते हैं। तब दादी बोलती है, अगर वह कोई नया ढूंढ भी ले तो कोई बुरा नहीं कर रही है, तुझ नालायक और बेवकूफ़ के साथ कोई रहना भी नहीं चाहेगा। और यह कहते हुए वह गुस्से से अक्षत को देखने लगती है, जिसने कि उन सभी को सुबह से परेशान करके रखा हुआ था।
दादी की बात सुनकर तो अक्षत की आंखें बड़ी हो जाती है और वह दादी को देखकर बोलता है, दादी आप मेरी दादी हो, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आपको तो मेरा सपोर्ट करना चाहिए ना। तभी दादी उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, वह अपने काम के लिए वहां गई है, तुझे इतनी सी बात भी समझ नहीं आ रही है? जब तू अपने काम के लिए जाता है तो तुझे कोई डिस्टर्ब कर तो तू कितना गुस्सा करता है, वही चीज़ उसके लिए। और किसने बोला कि उसने अभी तक हमें इन्फॉर्म नहीं किया है? उसका आज सुबह ही मेरे लिए कॉल आया था और उसने बता दिया था कि तुम उसे बार बार परेशान कर रहे हो, इसीलिए वह अपना फ़ोन बंद कर रही है। और उसने हमें यह भी बता दिया था कि वह बिल्कुल ठीक है और कुछ ही दिन में वापस आ रही है। बेवकूफ़ लड़का। और यह कहकर वह परेशान होकर अपने सर को हिलाकर वहां से अपने कमरे के लिए चली जाती हैं। वही बेचारा अक्षत तो पीछे शौक ही रह गया था जब उसने सुना कि विनीता ने उसकी दादी को सुबह कॉल किया था और सबसे बात करिए, क्योंकि उससे तो उसने ढंग से 2 मिनट भी बात नहीं करी। तभी अक्षत की मॉम अक्षत के पास आती है और अक्षत के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, अक्षत बेटा वह 1-2 दिन में आ जाने वाली है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे वह तुम्हें छोड़कर जा रही है? अगर तुम उसे इस तरह परेशान करते रहोगे और उसे थोड़ा स्पेस नहीं दोगे तो वह तुम्हें सच में छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि वह भी एक बड़ी कंपनी की सीईओ है और उसे बचपन से ही यह बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई उसे कंट्रोल करे। तो तुम उसे ऐसे बार बार परेशान मत करो, अगर तुम ऐसे करोगे तो वह तुम्हें सच में छोड़कर चली जाएगी। और यह बोलकर वह प्यार से उसके सर पर हाथ फिराते हुए वहां से चली जाती है। वही जैसे ही अक्षर अपनी माँ के बात को सुनना खत्म करता है तो उसे कुछ बात स्ट्राइक करती है और वह बोलता है, अगर वह बड़ी कंपनी के सीईओ है तो क्या हो गया, क्या उसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वह अपने हस्बैंड के साथ कुछ देर बात कर सके? और यह कहते हुए वह अपनी मॉम की सारी बातों को इग्नोर कर फिर से विनीता को कॉल करने लगता है। एपिसोड 36 मारूंगा तो मैं ही, इस बार शतरंज रानी खुद खेलेगी और जीतेगी। अब आगे। लेकिन इस बार भी विनीता कॉल नहीं उठाती है, जिस पर अक्षत गुस्से से फोन को देखते हुए बोलता है, बीवी तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, तुम एक बार घर वापस आओ, मैं तुम्हें बिस्तर से उठने लायक तक नहीं छोड़ूंगा, फिर देखता हूं कि तुम मुझे कितने दूर भाग पाती हो। और यह कहते हुए वह भी वहां से अपने कमरे की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर अपने विला में बैठे 5 दबा रहा था और सामने खड़े अपने आदमियों को देख रहा था, जो कि उसे बता रहे थे कि उनके वहां पहुंचने से पहले ही विनीता को मारने के लिए कोई आए हुए थे। जो सुनकर ठाकुर मुस्कुराने लगता है और वह बोलता है, मानना पड़ेगा इसने भी अपने कम दुश्मन नहीं बना है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके कितने ही दुश्मन क्यों ना हो, उसे मारूंगा तो मैं अपने ही हाथों से, जिस तरह उसने मेरे बेटे को मारा था उसी तरह मैं उसे मारूंगा और उससे बदतर मौत दूंगा। इसीलिए ख्याल रखना कि वह सब लोग उसे कितनी ही चोट क्यों न पहुंचा दे, लेकिन उसकी जान नहीं निकालनी चाहिए। और यह कहते हुए वह फिर अपने मुंह के पान को साइड में थूक देता है और एक सिगरेट निकालकर सिगरेट पीने लगता है। वही उसके आदमी अपना सर हिला देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। वहीं ठाकुर फिर सिगरेट के कश लेते लेते ही कुछ सोचने लगता है। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, इसका उपयोग ज्यादा ना करें और करते भी है तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। वही ठाकुर के वह आदमी जो कि अभी कमरे से बाहर निकल ही थे, उनमें से एक आदमी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है हमारे बॉस सच में उस शैतान को मार भी पाएंगे? मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में इसकी जितनी बेरहम औरत नहीं देखी। इस औरत के अंदर तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कि पत्थर दिल हो, किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है। उसे आदमी की बात सुनकर दूसरा आदमी बोलता है, तूने अभी उसे औरत की हैवानियत देखी ही कहाँ है? जिस दिन तू उस औरत के असली हैवानियत देखेगा तेरी रूह तक कांप उठेगी और रूह तक मरने की भीख मांगेगा। वह औरत जब तक शांत है तब तक सब ठीक है, एक बार उस औरत का गुस्सा जग उठा तो सबको भुगतना पड़ेगा, चाहे फिर उसका उससे कुछ लेना देना हो या ना हो। जैसे गेहूं के साथ खून भी पिसता है, इस तरह उसके गुस्से में हर कोई जलता है। ऐसे ही बातें करते हुए वह दोनों आदमी ठाकुर हवेली से बाहर चले जाते हैं। तभी उनके जाते ही पीछे से कोई ठाकुर हवेली में घुस जाता है, लेकिन उसे इंसान पर किसी भी आदमी का ध्यान नहीं गया था, क्योंकि वह आदमी इतनी सावधानी से अंदर जा रहा था कि किसी की उसे पर नजर पड़ ही नहीं पा रही थी। वहीं जर्मनी में विनीता अपने बंगलों में पहुंच चुकी थी और इस वक्त वह अपनी बड़ी सी अध्यक्ष बैठी हुई थी और उसके सामने उसके काफी सारे बॉडीगार्ड और विवेक खड़े थे। तभी विवेक उसके सामने आते हुए बोलता है, ठाकुर के आदमी भी यहाँ आ चुके हैं, लेकिन वह कुछ कर नहीं रहे हैं, बल्कि वह बस हम पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है वह बस ये देखना चाहते हैं कि तुम कर क्या रही हो, और साथ में जो लोग तुम्हें यहाँ करने आ रहे हैं वह उन पर भी नजर में रखे हुए हैं। ऐसा लगता है कि ठाकुर तुम्हें किसी और के हाथों मरने नहीं देना चाहता है, बहुत में खुद से मारना चाहता है अपने बेटे का बदला लेने के लिए। जो सुनकर विनेगर बस हल्का सा मुस्कुरा देती है और अपने सर को हिलाते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, लोगों को सपने देखने दो। ये बताओ उसे आदमी के बारे में क्या पता चला जो मेरी इन्फॉर्मेशन निकल रहा था? बस अभी तक मुझे जितनी चीज पता लगी है या जितनी भी चीज मेरे सामने आई है, उन्हें देखकर मैं यही कह सकता हूं कि यह जो भी इंसान है यह आपको काफी अच्छी तरीके से जानता है और आपके दिमाग को भी, क्योंकि आप कब क्या सोच रही हो इस आदमी को पता चल जा रहा है। ऐसा लग रहा है यह आपको काफी करीब से जानता है। हाँ, करीब से जानता हूँ मैं तुम्हें, बस एक बार कंफर्म हो जाए तुम वही हो तो मेरे लिए भी खुशी की बात होगी। आखिर रिश्ता ही इतना खास है तुमसे, जिस दिन मुलाकात होगी हसीन शाम होगी और एक एक जाम खुशी के नाम होगी।
ये कहते हुए हैं वह सिल्वर आइस वाला आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे बारे में पता लगाना या मुझे अपने जाल में फंसना इतना आसान है? जिस दुनिया में तुमने अभी कदम रखा है मैं उसे दुनिया का राजा रह चुका हूँ। शेर कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, उसकी जगह को उससे अच्छी तरह और कोई नहीं जान सकता। और यह कहते हुए वह आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। विवेक, शेर कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए उसकी जगह को उससे अच्छी तरह और कोई नहीं जान सकता। यह आदमी पक्का इस दुनिया में काफी लंबे समय तक राज कर चुका है, इसीलिए इसे हर एक चीज मालूम है। पर एक बुढ़ा शेर बुढ़ा ही होता है और हर एक पुरानी चीज को बदलना ही पड़ता है। अगर यह इस दुनिया का बुढ़ा शहर है तो मैं भी अब इस दुनिया की रानी बन चुके हैं और रानी जिसके पास होती है खेल उसका ही होता है। शतरंज के साथ इन्हें शुरू करी है। हमेशा शतरंज में रानी को राजा चलना है, लेकिन इस बार इस शतरंज के खेल में रानी खुद खेलेगी और रानी खुद ही जीतेगी और आखिरी में वह खेल हमारे पास ही आएगी। और यह कहते वक्त विनीता के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तो आखिर यह आदमी है कौन और क्या सच में इसका विनीता के साथ कुछ खास रिश्ता है और क्या इस बारे में विनीता पता लग पाएगी और क्या होगा जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे? जानने के लिए बने रहिए। एपिसोड 37 जर्मनी में छिपे गहरे राज। अब आगे। विनीता विवेक के साथ यही सारी बातें कर रही थी कि तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। जो सुनकर वह अपना फोन निकलती है तो देखती है कि उसकी दादी का कॉल है। जो देखकर वह जल्दी से कॉल उठाती है और फोन कान में लगाकर बोलती है, लेकिन उसके बोलने से पहले उसे दूसरी साइड से दादी की आवाज आती है, कहाँ हो तुम और तुम अक्षत का कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? उसने मुझे कॉल किया और वह बता रहा था कि तुम ना ही उसके कॉल का जवाब दे रही हो ना ही मैसेज का रिप्लाई दे रही हो। आप वह तुम्हारा पति है। मैं तुमसे पहले ही कहा था कि वहां जाने के बाद तुम अपनी आदतें सुधार लेना। तुम अभी भी बिजनेस पर जाने के बाद किसी को कॉल तक नहीं कर रही हो। तुम कहीं भी जा रही हो लेकिन जाने के बाद एक बार कॉल करके बता तो सकती हो ना कि तुम कहाँ पर हो। और तुमने मुझे कब से कॉल नहीं किया है? अगर तुम भूल रही हो तो तुम अब इस घर में नहीं रहती हो जो मैं तुम्हें शाम को देख पाऊंगी। हाँ, तुम ठीक ठाक हो तो एक टाइम पर तो कॉल कर लिया करो। रोज नहीं भी करती हो तो कम से कम 2 दिन में तो एक बार कॉल कर दिया करो कि तुम ठीक हो। और तुम ऐसे भी किसी काम में बिजी हो कि तुम अक्षत का कॉल नहीं उठा रही हो या फिर तुम उसे कॉल नहीं कर रही हो। जिस पर विनीता एक गहरी सांस लेती है और बोलती है, दादी पहले आप सांस ले लीजिए, मैं फिर बताती हूँ आपको। और यह बोलते हुए वह चुप हो जाती है। दादी, पहली बात तो मैं घर पर इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं यहाँ जा रही हूँ। अक्षत ने आपको बढ़ा चढ़ाकर बात बताई है, मैंने उससे भी बात कर ली है। वह मुझे हर 2 मिनट बाद कॉल कर रहा है जिससे मैं इरिटेट हो चुकी हूँ और यह बात आपको भी अच्छे से पता है। मुझे कोई कंट्रोल करे यह मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जब मैं एक बार इन्फॉर्म कर दिया है तो मुझे बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, चाहे फिर वह आप हो या फिर अक्षत ही क्यों ना हो। और यह कहकर वह चुप हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ से जब दादी यह सुनती है तो चुप हो जाती है, फिर वह कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि वह समझ जाती है कि विनीता को गुस्सा आने लगा है। इसीलिए वह प्यार से बोलती है, अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी उसे कॉल कर देना कि तुम ठीक हो। अब तुम कब तक वापस इंडिया आ रही हो? और तुमने बताया भी नहीं था कि तुम वहां जा रही हो। जैसे कि विनीत दादी की यह बात सुनती है तो उसे कुछ स्ट्रेंज सा फील होता है, लेकिन वह उसे चीज़ को इग्नोर कर देती है और फिर दादी से बोलता है, मैं 2-3 दिन बाद वापस आ जाऊंगी। अगर आपको और कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो मैं कॉल कट कर रही हूँ, मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ। जो सुनकर दादी ओके बोलता है और फिर वह कॉल कट कर देती है। वही दादी को इतना जल्दी बात मानता देखकर कॉल करता देख विनीता को काफी ज्यादा अजीब फील होता है और वह कुछ देर कुछ सोचने लगती है, लेकिन फिर वह वापस से विवेक के साथ और चीजों के बारे में डिस्कशन करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन में दादी अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी और उनके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। तभी वह परेशानी में ही बोलती है, कहीं वह दोनों जर्मनी में ना टकरा जाए। अगर वह आदमी विनीता से टकराया तो कोई नहीं जानता कितना बड़ा तूफान आएगा। बस अतीत के रसे एक बार फिर खोलकर तबाह ना कर दे। और यह कहते हुए उनकी आंख से आंसू गिर जाता है। इतने सालों से मैंने उसे हर बार वहां जाने से रोका था, मैंने आज तक कभी उसे वहां बिजनेस नहीं करने दिया, लेकिन अब तो वह मेरे पास भी नहीं है। मैं उसे ये सब करने से कैसे रोकूं? अगर किसी दिन उनकी राहें एक दूसरे से टकरा गई तो तब क्या होगा? बड़ी मुश्किल से मेरा पूरा परिवार संभला है, मैं अपने परिवार में फिर से कोई तूफान नहीं चाहती हूँ। हे भगवान, मदद कीजिए मेरी। मैं क्या करूं कि मेरे परिवार पर अब और कोई तूफान ना आए? मेरे परिवार पर आने वाले संकट को दूर कर देना भगवान। और यह कहते हुए दादी हाथ जोड़ लेती है और आंखें बंद कर प्ले करने लगते हैं। वहीं जर्मनी में सारी चीजों के बारे में डिस्कशन कर विवेक जाने के लिए तैयार ही हुआ था कि विनीत उसे रोकती है और बोलती है, विवेक जरा बैठो वापस। जो सुनकर विवेक कंफ्यूजन से उसे देखने लगता है, फिर वापस चेयर में बैठकर सवालिया नजरों से उसे देखने लगता है। पता लगाओ कि आखिर दादी ऐसा क्या छुपा रही है और उनका जर्मनी से क्या लेना देना है। मुझे जानना है कि आखिर जर्मनी में ऐसा क्या है जिससे दादी मुझे दूर रखना चाहती हैं। जब तक हम जर्मनी में हैं मुझे इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे ही विवेक यहाँ सुनता है तो वह शौक होकर विनीता को देखने लगता है। तभी विनीता उसे देखते हुए बोलती है, और हर एक चीज ध्यान से पता लगाना क्योंकि मुझे जर्मनी से काफी ज्यादा गहरे राज दबे हुए लग रहे हैं, तो संभाल कर रहना और किसी की नजरों में मत आना। जो सुनकर विवेक अपना सर हिलता है और फिर विनीता की परमिशन लेकर वहां से चला जाता है और विनीता भी अपनी चेयर से उठकर अपने स्टडी रूम के खिड़की के पास जाती है।
और अपनी जेब से एक सिगरेट की डिब्बे निकाल कर सिगरेट पीने लगती है और वहां से जर्मनी का नज़ारा लेने लगती है। तो आंखें जर्मनी में ऐसा भी कौन है कि विनीता की दादी इतना डर रही है? क्या वह उनके परिवार के लिए इतना